1975 का साल, देश में इमरजेंसी लगी, नेता जेल गए, विपक्ष को लीड कर रहे गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण। देश में उनका कद बहुत ऊंचा हुआ करता था। और दूसरा खेमा था इंदिरा गांधी की सत्ता में सूडो राज चला रहे संजय गांधी का। एक तीसरा खेमा भी था, लेकिन जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति था, आचार्य विनोबा भावे। जेपी और विनोबा दोनों गांधीवादी नेता थे। जेपी मानकर चल रहे थे कि विनोबा का समर्थन विपक्ष को ही रहेगा और वो सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन इत्तेफाक कुछ यूं बना कि 25 दिसंबर 1974 से विनोबा ने एक साल का मौन धारण कर रखा था। 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा हो गई। विनोबा मौन साधे हुए थे और राजनीति में कभी उनकी दिलचस्पी वैसे भी रही नहीं। चुनावी राजनीति में वो गांधी की आध्यात्मिक विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे थे। सरकार को लगा कि विनोबा से एक बार मुलाकात करनी चाहिए। ऐसे में वसंत साठे, जो कि बाद में देश के सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहे, विनोबा से मिलने उनके पवनार वाले ब्रह्म विद्या मंदिर में गए। वर्धा जिले में पड़ता है, महाराष्ट्र में। साठे और विनोबा की मुलाकात हुई। विनोबा कुछ नहीं बोले क्योंकि मौन धारण किया हुआ था। बस अपने पास रखी एक किताब साठे की ओर कर दी जिस पर लिखा था अनुशासन पर्व। इसके बाद सरकार ने वो प्रोपेगेंडा खेला कि रातों रात विनोबा एक संत से सरकारी संत बना दिए गए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 25 जनवरी है और आज की तारीख का संबंध है आचार्य विनोबा भावे से। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले आपको बता दें, इसी हफ्ते भारत गणतंत्र की 73वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हमारे साझेदार कुकू एफएम ऐप लाए हैं एक खास ऑफर। 73वीं इसलिए कहा क्योंकि एपिसोड 2022 में शूट हो रहा है। 29 जनवरी तक कुकू एफएम ऐप के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आप पा सकते हैं 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको इंडिया कोड का इस्तेमाल करना है, INDIA। कुकू एफएम ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। ध्यान रखें, इंडिया ये कोड सिर्फ 29 जनवरी 2022 तक वैलिड है। बाकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देखिए। अब लौटते हैं विनोबा के किस्से पर। विनोबा का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव गागोड़े में। पिता का नाम नरहरि शंभूराव और मां का नाम रुक्मिणी देवी था। विनोबा अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। कहते हैं कि नरहरि ने अपने चारों बेटे महात्मा गांधी को दान में दिए थे। इसलिए विनोबा में बचपन से ही गांधी और उनके तौर तरीकों की तरफ झुकाव था। 21 की उम्र में विनोबा गांधी जी के अहमदाबाद स्थित कोचरब आश्रम गए। वहां गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने आध्यात्म की शिक्षा ग्रहण की। आजादी की लड़ाई को लेकर भी विनोबा का मत राजनैतिक नहीं था। वो इस लड़ाई को एक आध्यात्मिक आंदोलन मानते थे। गांधी भी विनोबा से बहुत प्रभावित हुए थे। 1921 में उन्होंने विनोबा को अपने वर्धा वाले आश्रम को संभालने की जिम्मेदारी दी, जो कि सेवाग्राम में है। 1940 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो महात्मा गांधी ने उन्हें पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही बताया। वैसे जो 2 जगह मैं आपको बता रहा हूं वर्धा जिले में ही पड़ती हैं, पवनार जहां विनोबा का आश्रम है और सेवाग्राम वर्धा में ही है जहां गांधी जी का आश्रम है। आज भी आप अगर वर्धा जाएं तो दोनों आश्रम एक दिन में आप विजिट कर सकते हैं। वापस किस्से पर आते हैं। गांधी की हत्या के बाद विनोबा ने गांधी की आध्यात्मिक विरासत को संभाला, जिसका एक मुख्य अव्यय गरीबों और पिछड़ों की सेवा करना था। और यहीं से शुरुआत हुई सर्वोदय आंदोलन की। सत्याग्रह एक ने चालू किया था, एक ने सर्वोदय चालू किया। सर्वोदय के अनुसार लोकतंत्र दिल्ली से गांवों की ओर नहीं बल्कि गांवों से दिल्ली की ओर चलना था। यही गांधी का भी सपना था। सर्वोदय आंदोलन के दौरान ही विनोबा की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। 1991 की बात है। हैदराबाद से कुछ मील दूर शिवरामपल्ली में वार्षिक सर्वोदय सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। विनोबा भावे तब वर्धा के पवनार आश्रम में रुके हुए थे। जब सम्मेलन में भाग लेने का संदेश आया तो विनोबा पैदल ही नागपुर से निकल गए, वर्धा से नागपुर होते हुए हैदराबाद, और 300 मील की दूरी तय करके सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। तब तेलंगाना में कम्युनिस्ट आंदोलन जोरों पर था। ये वो समय था जब जमीन के मामलों में सरकार नित नए नियम ला रही थी, लेकिन अभी भी अधिकतर जमीन कुछ ही लोगों के पास थी। आजादी से पहले तेलंगाना में आंदोलन चल रहा था, लेकिन आजादी के बाद यह और उग्र हो गया। महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा गरीबों के हक का समर्थन करते थे, लेकिन गांधी की विचारधारा में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी। 11 अप्रैल 1951 सर्वोदय सम्मेलन का आखिरी दिन। विनोबा ने घोषणा की कि वो पवनार आश्रम तक वापस पैदल जाएंगे, फिर से 300 मील चलेंगे और इस दौरान कम्युनिस्टों के प्रभाव वाले इलाकों का भी दौरा करते हुए जाएंगे।
इन दौरों में विनोबा को जल्द ही समझ आ गया कि मांग दोनों तरफ से जायज थी। गरीब किसानों को जमीन का हक मिलना जरूरी था, लेकिन इस चक्कर में इस इलाके के लोगों को कम्युनिस्ट आंदोलन की हिंसा का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की शिकायत थी कि इस चक्कर में पुलिस भी उन्हें परेशान करती जा रही, क्योंकि वायलेंस हो रही थी वहां पे खूब। 18 अप्रैल के दिन विनोबा नालगोंडा जिले पहुंचे। ये कम्युनिस्ट आंदोलन का केंद्र बना हुआ था उस वक्त। विनोबा के ठहरने की व्यवस्था उस दौरान पोचमपल्ली में की गई थी। अब एक ट्रिविया है यहाँ पे छोटा सा। साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने पोचमपल्ली को पर्यटन के लिहाज से देश का सर्वश्रेष्ठ गांव चुना था। वापस आते हैं विनोबा के किस्से पर। तब पोचमपल्ली में करीब 700 परिवार रहते थे और इनमें से 2/3 भूमिहीन थे और उनमें से 40 ऐसे परिवार थे जिन्हें अछूत समझा जाता था। पोचमपल्ली में विनोबा का जोरदार स्वागत हुआ। दोपहर में विनोबा ने हरिजन इलाके का दौरा किया और उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। इन लोगों ने विनोबा से कहा कि अगर हमें केवल 80 एकड़ जमीन मिल जाए तो 40 परिवारों का आराम से पालन पोषण हम कर सकते हैं, हम सुखी रहेंगे। सरकार से उम्मीद रखना बेईमानी था, इसीलिए विनोबा ने गांव के लोगों से कहा कि अगर सरकार ये काम नहीं कर रही तो क्या गांव वाले खुद मिलकर इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। विनोबा की बात से गांव वालों पर ऐसा असर हुआ कि उनमें से एक जमींदार रामचंद्र रेड्डी खड़े होकर कहते हैं, मैं दूंगा जमीन और सिर्फ 80 एकड़ नहीं 100 एकड़ दूंगा। इस प्रकरण से विनोबा को विचार आया कि गरीबों को हक दिलाने के लिए एक नायाब तरीका यह भी हो सकता है। यहीं से शुरू हुआ भूदान आंदोलन। अक्टूबर 1991 में विनोबा ने आग्रह किया कि पूरे भारत के लोग 5 करोड़ एकड़ जमीन दान में दे दें, जो गरीबों में बांटी जाए। और आगे चलकर यह आंदोलन ग्राम दान आंदोलन में बदला और पूरे के पूरे गांव दान में दिए जाने लगे। गांव कैसे दिया? क्योंकि एक जमाना था जब जमींदारों के पास पूरे के पूरे गांव हुआ करते थे। भूदान आंदोलन से प्रभावित होकर कई विदेशी भी विनोबा से जुड़े। इनमें से एक थे चेस्टर बोल्स, जो भारत में अमेरिकी राजनयिक हुआ करते थे। अपनी किताब द डायमेंशंस ऑफ पीस में वो लिखते हैं, भूदान आंदोलन कम्युनिज्म का एक जबरदस्त विकल्प प्रदान करता है। चूंकि इसमें हिंसा और जोर जबरदस्ती नहीं है, इसीलिए ये मानव गरिमा को बनाए रख के बदलाव लाने की क्षमता भी रखता है। आगे चलकर समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण भी इस आंदोलन से जुड़े। 1957 तक भूदान आंदोलन का जोर जब कुछ कम होने लगा, विनोबा की मंशा तब भी स्वच्छ रही, लेकिन फिर यह देखा गया कि इसमें कुछ तत्व ऐसे जुड़ गए कि हेरा फेरी होने लगी, क्योंकि जमीन का मामला था। कई जगह सिर्फ नाम के लिए जमीन दान दी गई, हक मालिकों का ही रहा। कई जगह बंजर जमीन बांट दी गई, जो जमीन दान में दी गई उसका भी बंटवारा ठीक से नहीं हुआ। इन सब कारणों के चलते भूदान आंदोलन धीरे धीरे क्षीण होता गया। सर्वोदय का भी वो असर नहीं दिख रहा था जैसी विनोबा और जेपी को उम्मीद थी। इसके बावजूद विनोबा अपने आश्रम से समाज सुधार में लगे रहे। हरिजनों के कल्याण के लिए उन्होंने कई काम किए। मैला ढोने की परंपरा का विरोध किया, खुद मैला सर पर लाद कर चले। आपको सुनने में अजीब लगेगा, मैला सुनने से समझ में नहीं आता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम विष्ठा की बात कर रहे हैं, जो मानव मल होता है उसको अपने सर पे लेकर के चले, ये बताने के लिए कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो भी इंसान हैं, उन्हें अछूत नहीं समझना चाहिए। 60 और 70 के दशक में विनोबा का देश में रुतबा वही था जो महात्मा गांधी का हुआ करता था। ये वो दौर था जब भारत के गांवों में विनोबा की गुटका, विनोबा भावे का अरमान को हनुमान चालीसा की तरह पढ़ा जाता था। इस पूरे दौर में विनोबा ने कभी किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं किया। हालांकि सब उनका सम्मान बहुत करते थे, इधर वाले भी उधर वाले भी। नेहरू के लिए तो वो बापू के समान ही थे। इंदिरा गांधी भी उन्हें पिता समान मानती थी। इसके बावजूद सार्वजनिक जीवन में विनोबा इंदिरा को हमेशा प्रधानमंत्री इंदिरा जी कहकर संबोधित किया करते थे। 1975 में इमरजेंसी का दौर आया। उस समय वो घटना हुई जिसका उल्लेख हमने शुरुआत में किया था। विनोबा ने अनुशासन पर्व की ओर इशारा भर किया था, लेकिन इससे उनका आशय क्या था यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उपवास था, बोल नहीं रहे थे। बहरहाल सरकार को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। एक गांधीवादी के सामने दूसरा गांधीवादी खड़ा कर दिया गया। जेपी के सामने विनोबा। सरकार को एक टैगलाइन मिल गई, विनोबा के नाम से अनुशासन पर्व के पोस्टर छपवा दिए गए। सरकार ने ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया कि विनोबा कह रहे हैं कि यह इमरजेंसी नहीं अनुशासन है, जबकि विनोबा ने कुछ कहा ही नहीं था। प्रोपेगेंडा सफल रहा। सरकार के समर्थक ही नहीं, विरोधी भी मानने लगे कि विनोबा इमरजेंसी के पक्षधर हैं। उन्हें सरकारी संत कहा जाने लगा, लेबल लगाया गया उनके ऊपर। लेकिन बात इतनी सरल थी नहीं जितनी पहली बार में दिखाई दे रही थी। इमरजेंसी के ठीक 6 महीने बाद 25 दिसंबर के रोज विनोबा ने अपना मौन व्रत तोड़ा। उसके बाद इस मुद्दे पर अपनी पूरी बात उन्होंने रखी। उनका तब का बयान कुछ यूं है। अनुशासन पर्व महाभारत से आया शब्द है।
परंतु उसके पहले वो उपनिषद में आया। प्राचीन काल का रिवाज था, विद्यार्थी आचार्य के पास रहकर 12 साल विद्याभ्यास करता था। विद्याभ्यास पूरा कर जब वो घर जाने निकलता था तब आचार्य अंतिम उपदेश देते थे, जिसका जिक्र उपनिषद में आया है। एतद अनुशासनम एवं उपासितव्यम, यानी इस अनुशासन पर आपको जिंदगी भर चलना है। मैंने जो आपको सिखाया, आप घर की तरफ जा रहे हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद विनोबा बोले कि जिस अनुशासन की बात वो कर रहे थे वो आचार्य का होता है, ना कि सत्ता का। सत्ता के पास सिर्फ शासन होता है। आगे विनोबा कहते हैं, शासन के हिसाब से दुनिया चलेगी तो कोई समाधान नहीं मिलने वाला, एक समस्या सुलझेगी तो फिर उलझ जाएगी। यही तमाशा आज दुनिया भर में चल रहा है। ए से लेकर जेड तक, अफगानिस्तान से जाम्बिया तक 300 साढ़े 300 शासन दुनिया में होंगे, फिर उनकी गुटबंदी चलती है। शासन की लीडरशिप में सिर्फ मारकाट मचती है और असंतोष बढ़ता है। शासन के आदेश के अनुसार चलने वालों की यही हालत होगी। उसके बदले अगर आचार्यों के अनुशासन में दुनिया चलेगी तो दुनिया में शांति रहेगी। विनोबा की बातों से यह साफ होता है कि वो राजनीति से इतर आदर्श और आध्यात्म की बात कर रहे थे। इस दौरान जेपी और विनोबा की अनबन की बातें भी खूब चली गई। इस तरह का प्रचार चलाया गया कि इन दोनों में खटपट है, लेकिन इन दावों में भी पूरी सच्चाई नहीं मिलती। 1978 में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में जेपी कहते हैं, आज़ादी के बाद देश के निर्माण की आवश्यकता थी, लेकिन राजनीति ने ऐसा नहीं होने दिया। सिर्फ चंद लोगों ने इस बारे में सोचा। पहले महात्मा गांधी ने सोचा और बाद में विनोबा भावे ने। शायद आपको विश्वास न हो, विनोबा देश की तस्वीर बदल सकते थे, लेकिन अब उन्होंने सार्वजनिक जीवन से अवकाश ले लिया और उनके बाद खाली हुई जगह को अभी तक भरा नहीं जा सका है। विनोबा और जेपी का रिश्ता आजीवन स्नेहपूर्ण बना रहा। यहां तक कि जब जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ तो जेपी की अस्थियां विनोबा के ब्रह्म विद्या मंदिर में एक पेड़ के नीचे विसर्जित की गई थी और उन पेड़ों पर जेपी के नाम की तख्ती लगाई गई। विनोबा चुनावी राजनीति में दखल नहीं देना चाहते थे, इसीलिए कभी खुलकर सरकार के खिलाफ भी नहीं बोले, पक्ष में भी नहीं बोले कभी। लेकिन आपातकाल के दौरान भी उनकी सरकार से अनबन चलती रही, वो भी मुद्दों के चलते। विनोबा गौहत्या पर पाबंदी लगाना चाहते थे और ये आदर्श उन्हें महात्मा गांधी से मिला था। उनके आश्रम से निकलने वाली पत्रिका मैत्री में गोवध के मुद्दे पर सरकार की तीखी आलोचना छपती थी और तब सरकार ने आश्रम में पुलिस भेजकर पत्रिका की सारी प्रतियां जब्त करवाई थी। विनोबा ने राजनीति से किनारा किया, लेकिन राजनेताओं से नहीं। जब इंदिरा सत्ता से बेदखल हुई तो उनसे मिलने उनके आश्रम पहुंची। तब भी इस घटना को यूं दर्शाया गया मानो विनोबा ने खुलकर सरकार को समर्थन दे दिया हो, इंदिरा को, जबकि जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए जेपी और प्रधानमंत्री मोरारजी भी विनोबा से मिलने जाते थे। 15 नवंबर 1982 को लंबी बीमारी के बाद वर्धा में विनोबा का निधन हो गया। तब इंदिरा रूस की यात्रा पर थी और यात्रा बीच में छोड़कर भारत लौटी थी। इस घटना को भी सरकार और विनोबा वाले एंगल से कवर किया गया था, जबकि इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता कि विनोबा ने सरकार या किसी नेता का कभी खुलकर समर्थन किया हो या उसे संबल दिया हो। वो राजनीति से दूर रहना पसंद करते थे और केवल सामाजिक मुद्दों और आंदोलनों पर अपनी राय दिया करते थे। 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय थे और आज ही के दिन यानी 25 जनवरी 1983 को उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलते चलते एक ट्रिविया और, पौनार में विनोबा भावे का आश्रम अब भी है। अगर आप कभी नागपुर जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से आप वर्धा जाइए, रास्ते में ही पौनार पड़ता है और वहाँ वो आश्रम है। आपको अब भी विनोबा की टीचिंग्स जो लोग समझते हैं, जो बूझते हैं, जिसको प्रैक्टिस करते हैं, वैसे लोग अपना पूरा जीवन छोड़ के अब भी उस आश्रम में रहते हैं और उन टीचिंग्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कितना कर पाते हैं ये डिबेट का मसला है, लेकिन वहाँ पे वो एक जो ज्योति जली थी विनोबा के समय से, वो अब तक जलती दिखती है जब आप वहाँ लोगों से बात करते हैं। इसी नोट पर तारीख के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त बाला ने। देखते रहिए दिल अलन टॉप।